नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में बैठक ली और इस दौरान उन्होंने सौग बांध पेयजल परियोजना पर काम शुरू करने के लिए विस्थापन की कार्रवाई जल्द शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि सौग बांध पेयजल परियोजना से शहर की लगभग 11 लाख आबादी को प्रतिदिन 150 MLD पेयजल की आपूर्ति होगी, जिससे भूजल स्तर में भी सुधार होगा। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, उसी तरीके से ये बैठक की गई, जिसमें अधिकारियों को ये साफ कर दिया गया है कि जो विकास का काम है उस पर जल्द से जल्द सख्त से सख्त जो है आदेश जारी किए गए हैं, जिस पर जल्द से जल्द कदम उठाए जाए और जल्द ही काम जो है वो पूरा हो, ताकि प्रदेशवासियों को भी लाभ मिल सके। तो वहीं प्रदेश में अब निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस केदारनाथ के बाद अब निकाय चुनाव की रणनीति बना रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक की गई, जिसे बीजेपी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि बैठक में निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनाव न कराने को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा है कि बीजेपी निकाय चुनाव कराने से डर रही है। बीजेपी तो आज निकाय चुनाव की तैयारियां कर रही है, जबकि कांग्रेस शुरू से ही निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव को लेकर के अगर कोई तैयारियां होती तो इतनी बार डिले टैक्टिक नहीं अपनाते। वो जिस तरीके से हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि अक्टूबर एंड तक निकाय चुनाव संपन्न करे सरकार, और उन्होंने ना करा के फिर से प्रवर समिति का जो कार्यकाल बढ़ाने का काम किया है, वो एक तो आपने हाई कोर्ट की अवमानना करने का कार्य किया। दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि उन्होंने जो कार्य किए हैं उससे जनता खुश नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य किया है, क्योंकि आज समझ नहीं आता कि सड़क पे गड्ढे या गड्ढों पे सड़क है। तो जनता सब समझती है, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दोनों ही। तो वहीं नजीबाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज स्वीकृत किए जाने पर गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले रेल मंत्री से ट्रेन के नजीबाबाद में स्टॉपेज का अनुरोध किया गया था और अब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की स्थानीय जनता और अन्य लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ठहराव को स्वीकृत किया है। इससे लोगों को काफी सुविधा होगी। तो उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने करोड़ों की लागत से बन रहे सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण किया और इस केंद्र का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इस जनवरी महीने से जनता के लिए संचालित भी किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि यह केंद्र क्षेत्र से अधिक आबादी के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगा। इसकी जनता की मांग थी, अगल बगल की आबादी को जोड़ दें लगभग 40,000 लोग प्रभावित हो रहे थे। यहाँ पर कोई ब्याह शादी कोई फंक्शन होता था तो लोगों को शहर की ओर जाना पड़ता था और 2.5 लाख से कम में कोई वेडिंग पॉइंट नहीं मिलता था। और हमने आज 10 करोड़ की लागत से ये वेडिंग पॉइंट या कह लें या मिलन केंद्र बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें एक साथ 2 या 3 शादी भी हो सकती है। इतना बड़ा ये बना है। और निश्चित ही इसके बनने के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक तो पूर्व सैनिक बंधु वर्ग के लोग, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं और उनकी पैकेट अलाउ नहीं करती थी। जो आदमी 2-2.5 लाख रुपए टेंट में खर्च कर देगा, वेडिंग पॉइंट में खर्च करेगा, फिर वो बेटी को क्या देगा और क्या काम करेगा। लेकिन इसको बनने के बाद यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। तो ये काफ़ी समय से डिमांड थी, नॉर्मल जो सब यहाँ के रेजिडेंट हैं कैंटोनमेंट के, कि इस तरह की कोई भी सुविधा व्यवस्था कैंट में मौजूद नहीं थी और सभी लोग को कैंट के बाहर जाना पड़ता था, चाहे कोई भी किसी तरह का भी फंक्शन उनके घर या परिवार या सामाजिक कार्यक्रम हो। तो मैं माननीय मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और यहाँ की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
कि उन्होंने ये फंड्स उपलब्ध कराए और शीघ्र ही ये सामुदायिक केंद्र जो है वो अपना तैयार हो जाएगा और मेरे ख्याल से नए साल में ये तैयार होकर कैंटोनमेंट बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। तो वहीं केदारनाथ उपचुनाव के प्रचार और प्रसार के दौरान भारी मात्रा में शराब और नकदी के अवैध प्रलोभन की रोकथाम पर निर्वाचन विभाग ने कठोर कार्रवाई की है और इस बात पर उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि रुद्रप्रयाग जनपद में तैनात पुलिस की टीम ने अभी तक कुल 630 लीटर और आबकारी विभाग ने 180 लीटर शराब जब्त की है। साथ ही उन्होंने बताया कि कीमत के आधार पर अभी तक कुल 8,80,000 रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है और साथ ही कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। रुद्रप्रयाग जनपद में जो टीमें तैनात किया गया है विधानसभा के उपनिर्वाचन के दृष्टिगत, उसके द्वारा जो अब तक कार्रवाई किया गया है उसमें पुलिस विभाग के द्वारा 630 लीटर का शराब जब्त किया गया है और जो आबकारी विभाग है उनके द्वारा 180 लीटर का शराब जब्त किया गया है। कुल जो इसका मूल्य है वो 8,80,000 रुपये मूल्य की शराब जो है इस अभियान के दौरान इसमें जब्त करने की कार्रवाई हुई है और सुसंगत धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किया गया है जहां जहां पर जो टीम हमारे तैनात है उनके द्वारा। तो वहीं कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य सिर्फ नेताओं और आईएएस अधिकारियों के विकास के लिए बना है। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, राज्य की जनता और युवाओं के साथ छल कपट करने का काम राज्य सरकार ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी विधायक चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सभी ने मिलकर युवाओं के साथ सिर्फ छलावा ही किया है। आज तक पौड़ी में आप जो है कमिश्नर को हर बार हर सरकार मायावती, मुलायम सिंह, कल्याण सिंह, वीर बहादुर सिंह, तिवारी जी, जो सरकार रही हो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में, कि नहीं जियो जारी होता है कि साहब पौड़ी में कमिश्नर हेडक्वार्टर में अधिकारी बैठेंगे। आज तक तो कोई बैठा नहीं। आप मुझे बता दो ना, ये सुभाष कुमार थे जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए, कविराज सिंह नेगी डीआईजी थे, सुभाष कुमार जरूर थोड़ा दिनों बैठते थे वहां पौड़ी में। इसके अलावा कोई कमिश्नर पौड़ी नहीं बैठता, कोई डीआईजी पौड़ी नहीं बैठता। जब आप मंडल मुख्यालय पौड़ी में सारे अधिकारी देहरादून बैठते हैं, कैंप कार्यालय के नाम पर देहरादून बैठते हैं। कई बार जीओ जारी हुए, मैंने खुद जीओ जारी करा एक बार, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था तिवारी के टाइम पे, कि कैंप कार्यालय खत्म कर दिए जाएंगे देहरादून में, फिर वहीं के वहीं ढाके 3 पात। ये मैं सोचता हूँ कि जब लोगों की मनसा ही नहीं है, सही मायने में तो ये प्रदेश हमने नेताओं के लिए और अधिकारियों के लिए बना दिया। पहले 14-15 आईएएस अफसर इस प्रदेश चलाते थे, 22 एमएलए थे, अब 70 एमएलए। पहले 2-3 मिनिस्टर होते थे उत्तर प्रदेश में, आज 12-14 मिनिस्टर हो गए। तो ये प्रदेश हमने प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश की जनता के लिए नहीं बनाया है। ये प्रदेश हमने आज हंसा दनाई, बेलवंती चौहान, भाई राजेश बेंजवाल, जिन्होंने इस राज्य के लिए कुर्बानी दी, चाहे मसूरी कांड हो, चाहे सुरेंद्र कांड हो, श्रीनगर सुरेंद्र कांड हो, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो, तो उनकी आत्मा रो रही होगी। तो वहीं लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक दिलीप रावत ने एक बार फिर कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वे चर्चा में बने रहने के लिए बेवजह विवादित बयान देते हैं और जिस तरह से अगर इस तरह से बीजेपी की ओर से उन्हें पार्टी में आने का न्योता दिया जाए तो वह तुरंत बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो वहीं मसूरी में लोगों का वोटर लिस्ट में नाम न चुराए जाने को लेकर लोगों ने नगर पालिका में जमकर हंगामा किया है और साथ ही बीएलओ ममता राव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस मौके पर लोगों ने अधिशासी अधिकारी तनवीर माहरवा से मुलाकात कर बीएलओ ममता राव पर राजनीति से प्रेरित होकर काम करने का आरोप भी लगाया। ये मसूरी के स्थायी निवासी हैं, बचपन से हम इन्हें यहाँ पे देख रहे हैं। जब से हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये बुजुर्ग लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इनके साथ षड्यंत्र के तहत पता नहीं ऐसा क्यों करा जा रहा है। ये लोग सिफनकोट से विस्थापित हुए, अब इनके पास इनको बोला जा रहा है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं की आईडी लाइए। ये इनके पास, जबकि सबके पास मसूरी की आईडी है, सबके पास जो है यहाँ पे मसूरी के इनके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इनको षड्यंत्र के तहत जानबूझ के ऐसा करा जा रहा है। और ऐसा यदि कोई कर रहा है तो हम उन्हें चेताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ऐसा नहीं होगा। मसूरी के नागरिक हैं और
और इन सब लोगों का वोट यहाँ पे चढ़ाया जाएगा। सरकार चाहती है कि लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी हो, तो लोकतंत्र में समस्त लोगों की हिस्सेदारी होगी। जो मसूरी का निवासी है उन सबका वोट यहाँ पे चढ़ाया जाएगा और ऐसा नहीं होगा कि अब ये वोट नहीं चढ़ेगा, इसमें आईडी नहीं है, इसमें ये नहीं है। यदि सबके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, यदि इनको कोई संशय है तो जाके वेरीफाई करें और बीएलओ से भी हम निवेदन करेंगे कि आप अपनी ड्यूटी को करिए। जी, ये जो मामला है, ये जो बेलो है ममता राव, ये किसी राजनीतिक के दबाव में आ रही है और हमें हमारे लोगों को वोट से वंचित कर रही है। जबकि मैं पर्सनली अगर बात करूं, मेरे पास तो प्रॉपर आईडी ही आईडीएस की है और उस आईडी पे भी ये मेरे को गुमराह कर रही है। फिर कल बोल रही कि मैं 7 बजे तक वहां बैठी रही, मैं 6 बजे घर पहुंच जाता हूं। आप पर्सनली एक किसी कमरे में बैठे रहे, आईडीएस के सारे लोग यहाँ हैं, किसी को नहीं मिली, झूठ बोल रही है। आप कहीं ना कहीं वो किसी राजनीतिक के दबाव में है, लेकिन मैं अपने लोगों को वोट से वंचित नहीं होने दूंगा, सबके नाम चढ़ाऊंगा। जी देखिए, जो हमारे जो सिपन कोड के जो विस्थापित लोग थे, कुछ आईडीएच में रह रहे हैं, कुछ जो है किंगरेट में रह रहे हैं, उनकी जो है वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। जब कल हम बेलो से मिले तो बेलो का कहने का मतलब है कि मैं इनमें से एक भी नाम नहीं चढ़ाऊंगा, आप पानी का बिल दो, आप जो है लाइट का बिल दो। जबकि वहां पे पानी नहीं है, लाइट नहीं है, वो खोप में गौशाला में ये लोग बैठे हुए हैं, तो ये लाइट का बिल और पानी का बिल कहाँ से देंगे? इन्होंने जो है हाथ रिक्शा उन्मूलन के तहत 1996 से और अभी तक ये यहाँ पे हैं, हाथ रिक्शा इन्होंने खींचा, डंडी कंडी इन्होंने यहाँ पे बोगी। हमारे बाल बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएशन हो गए हैं और तब भी हमसे प्रूफ मांगा जा रहा है, जबकि यहाँ का बच्चा जानता है कि ये सारे रिक्शा वाले हैं और ये जो है सिपन कोट के विस्थापित लोग हैं। तब भी बेलो हमसे जो है पानी का बिल, लाइट का बिल, फलानी चीज लाओ, अलानी चीज लाओ, कहाँ से? मेरे को यहाँ 3 पीढ़ी हो गई और 3 पीढ़ी से हम जो है मसूरी में रह रहे हैं, 3 पीढ़ी से रिक्शा खरीद रहे हैं। ये मेरी नाती सबसे छोटी सी नाती मेरा 18-20 साल हुए गई और हमारा नाम जो है वोटों से कटाया, तो नेताओं ने कटवाया, जानबूझ के कटवाया। ये सोच रहे हैं कि मसूरी से चल जाए, हम जाने वाले नहीं, पर अपने लिए पेड़ नहीं लगा रहे, जेड़ कटा रहे हैं। ये किसी गरीब का पूरा करेंगे ना? जो तीनों बेटे मेरे यहाँ इस मसूरी से पड़े और इस मसूरी हमारे भगवान है और मसूरी के लोग भी जितने गण आप भगवान जाने, वो तो हमने देखा नहीं किसी को, पर नेताओं का काम और किसी का नहीं। तो वहीं मसूरी में नगर पालिका प्रशासन ने मसूरी हेस्टन कोर्ट स्कूल जाने वाले मार्ग को चेन लगाकर बंद कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों और छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका के कर्मचारियों ने बताया कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने हेस्टन कोर्ट स्कूल के रास्ते को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसको लेकर हेस्टन कोर्ट स्कूल के रास्ते पर चेन लगानी पड़ी है। और साथ ही उन्होंने बताया कि माल रोड पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा रहता है, जिसको लेकर कई लोग हेस्टन कोर्ट मार्ग से होते हुए माल रोड पर एंट्री करते थे, जिससे माल रोड में अव्यवस्था के साथ पैदल चलने वाले लोगों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। से अभी एक हाल फिलहाल एक बहुत दुखद हादसा हुआ था और इसको देखते हुए ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि जो रात्रि में 10 बजे जो हमारी बात ट्रैफिक लाइट फ्री जाती जनरली जो हर जगह प्रोविज़न रहता है, उसको देखते हुए उसको 12 बजे तक बढ़ा दिया गया, जिससे कि ऐसे चौक चौराहे जहाँ पर तेज़ गति से वाहन निकलते हैं रात्रि में, वो रेड लाइट देखकर या ग्रीन लाइट देखकर ही उसको क्रॉस करें, जिससे एक्सीडेंट की संभावना कम रहे। साथ ही साथ इसमें यह भी किया अभी रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें ऐसे जगह जेब्रा क्रॉसिंग जो मिट गए हैं, रंबल स्ट्रिप्स लगाने की बात हुई, जहाँ पर गाड़ियाँ जो है थोड़ी देर रुके, ऐसे चौक चौराहों पर उनकी स्पीड पर नियंत्रण रहे। और साथ ही साथ हम इसमें ड्रोन और इसके माध्यम से भी जो अभी हम चालान कर रहे हैं, इसमें 2500 से ज़्यादा जेब्रा क्रॉसिंग की और रेड लाइट जंपिंग की कार्रवाई भी। तो वहीं देहरादून में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद दून पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के समय में बदलाव कर दिया है और इसके तहत अब रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि दून में अब से रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे। इसके साथ ही हर चौक पर स्पीड ब्रेकर भी बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक ट्रैफिक लाइट 10 बजे तक खुली रहती थी। यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए इसे 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। प्रत्येक चौक पर स्पीड ब्रेकर बनाने से दुर्घटनाओं की आशंका कम की जा सकती है, इसलिए ये निर्णय भी लिया गया है। रैप की गाइडलाइंस थी, उनके तहत हम जो पुरानी हमारी BS3 और BS4 की बसेस थी वो नहीं चल पा रही हैं। वर्तमान में जो हमारी बसेस चल रही हैं वो तकरीबन 181 CNG बसेस अभी हमारे दिल्ली रूट पे चल रही हैं। उसके अलावा 12 वोल्वो बसेस चल रही हैं BS6 की, और हमने जो नई बसेस खरीदी थी अभी 130 जो बसें आनी थी उसमें से 103 बसेस अब तक आ चुकी हैं। तो इन बसों की सहायता से, ये तकरीबन 300 के आसपास बसेस हैं, इनकी सहायता से हम
दिल्ली रूट पर आवागमन कर रहे हैं। जहां पर आवश्यकता पड़ रही है, जैसे वोल्वो बसेस में, हम उनके फेरे भी बढ़ा दे रहे हैं और पूरा हमारा प्रयास है कि किसी भी यात्री को कोई समस्या ना होने पाए। डिपोज को सबको हमने अलर्ट मोड पर। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।